नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पे। हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही थी और हमने पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे भारत पर आक्रमण किए और इस्लाम का उदय कैसे हुआ। आज की हमारी क्लास है वो मेडिवल इंडिया को, उसकी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम 714 यानी कि 714 एडी में भारत से वापस चला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होते हैं भारत पर दो तुर्क आक्रमण। और जो पहला तुर्क आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है दोस्तों। वो क्या क्या था, किसके द्वारा, महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको कंप्लीटली हर एक टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे और भी दूसरी जो क्लासेस चल रही हैं कंप्लीट करवाएंगे उसको दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो भी करवाऊंगा उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं महमूद ऑफ गजनी को। ठीक है दोस्तों, महमूद ऑफ गजनी को एक और नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसको बोलते हैं महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो रियल नेम है वो है क्या है, महमूद ऑफ गजनी इसको बोला गया। महमूद गजनवी इससे डराइव हुआ है। ठीक है, इससे बना है महमूद गजनवी। और एक्चुअल जो वर्ड है, जो सेंटेंस है वो क्या है, महमूद ऑफ गजनी है। इसका क्या मतलब है, महमूद, जैसे हम किंग को किंग बोलते हैं ना, राजा बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान में भारत में हम जैसे राजा बोलते हैं, तो गजनी के लोग, तुर्क के लोग या इस्लामिक लोग क्या बोलते हैं, महमूद बोलते हैं अपने राजा को। और ये कहाँ का राजा था, गजनी का राजा था। गजनी इसकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को, इसके बैकग्राउंड को हम समझेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या था, जो इसके फादर थे उनका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन इनके फादर थे और ये एक सल्तनत थी, सामानिद सल्तनत। सामानिद सल्तनत एक होती थी, तुर्क की एक सल्तनत थी सामानिद सल्तनत। सामानिद सल्तनत, ठीक है दोस्तों। और सामानिद सल्तनत के एक गुलाम थे सुबुक्तगीन। सामानिद सल्तनत के गुलाम थे सुबुक्तगीन। ठीक है दोस्तों, सामानिद सल्तनत के गुलाम थे सुबुक्तगीन। और जब सामानिद सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ, जब उसका फैलाव हुआ, जब वहाँ के सम्राट ने, वहाँ के राजा ने, उस सल्तनत के किंग ने अपनी अपनी सल्तनत का फैलाव किया, उसके एरिया को बढ़ाया युद्ध करके और सल्तनत को जीत के, तब क्या हुआ, वो सल्तनत इतनी बड़ी हो गई कि उस पर रूल करने के लिए उसने एरिया वाइज गवर्नर अपॉइंट कर दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सुबुक्तगीन भी उस किंग का एक गुलाम था और यह बहुत भरोसेमंद गुलाम था। उस किंग ने इसको भी एक गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, इसको एक गवर्नर बना दिया। गवर्नर इसको अपॉइंट कर दिया। और जहां का सुबुक्तगीन गवर्नर बना, वहां की राजधानी क्या थी, गजनी थी। ठीक है दोस्तों, और जो उस सल्तनत के सुल्तान थे, जो किंग थे, वो इससे खुश होकर इसका जो काम था, जो इसने सल्तनत को फैलाने में जो काम किया था, उससे खुश होकर इस सल्तनत के जो राजा थे वो इसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको दामाद भी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम इतनी बड़ी सल्तनत होने के कारण यह सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स या कोई भी रीजन रहे होंगे, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे। और ये समझ लेते हैं कि ये एक टाइम के बाद कमज़ोर पड़ने लगी। और जब ये सल्तनत कमज़ोर पड़ी तो जितने भी गवर्नर थे उन्होंने खुद को इससे
अलग कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया। उन्होंने अपने राज्य अलग बना लिए, अलग राज्य स्थापित कर लिए। और सुबुक्तगीन ने भी क्या किया, अपना राज्य अलग स्थापित कर लिया। और वहाँ की राजधानी उसने अपनी बनाई क्या, गजनी। और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, गजनविद एम्पायर, गजनविद सल्तनत की शुरुआत किसने की थी, सुबुक्तगीन ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अब स्टोरी और आगे बढ़ती है, समझिए बात को। अब क्या हुआ, अब सुबुक्तगीन राज कर रहा है। इस टाइम पे अफगानिस्तान में आता है गजनी, ठीक है। उस टाइम पे वो एक तुर्की का हिस्सा था। और इसने अपने राज के दौरान भारत पर भी एक लड़ाई लड़ी, भारत के साथ एक लड़ाई लड़ी। भारत के एक राजा, क्या नाम था उनका, राजा जयपाल के साथ लड़ाई लड़ी। राजा जयपाल जो एक ब्राह्मण वंश के शासक थे और क्या थे, बेसिकली एक हिंदू राजा थे। इसके साथ सुबुक्तगीन का युद्ध हुआ और उस युद्ध के रिजल्ट में सुबुक्तगीन यहाँ से काफ़ी दौलत लूट के गया। ठीक है, ये हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ऐसे ही कहानी चलती है। सुबुक्तगीन अपनी लाइफ को ऐसे ही चला रहा था। और कुछ टाइम बाद यानी कि 997 AD में क्या हुआ, सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है। ठीक है, सुबुक्तगीन की डेथ होगी 997 में। अब आपको ये बात पता ही है, जब किसी राजा की डेथ होगी तो उसके राज्य का कोई ना कोई उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि उसका कोई बेटा होगा जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना, इस्माइल इसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, इस्माइल इसका उत्तराधिकारी बनता है। और इस्माइल इसका उत्तराधिकारी इसलिए बना क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा था। लेकिन जो महमूद गजनवी है या महमूद ऑफ गजनिया के नाम से हम जिसको जानते हैं, वह भी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। उसको यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, वो पसंद नहीं करता था। वो ये चाहता था कि इस गद्दी पर मैं ही बैठूं, मैं ही इस गद्दी पे शासन करूं, वैसा उसकी सोच थी। तो वो क्या करता है, 999 AD में वो अपने भाई इस्माइल पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। और उस युद्ध में वो इस्माइल को पछाड़ देता है, उसको हरा देता है और खुद गद्दी पे आ गया। 999 में वो क्या करता है, खुद गद्दी पे आ जाता है। अब गद्दी बैठ गए हमारा महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। जब वो गद्दी पे बैठा, उसने यह प्रण लिया, यह निश्चय किया, यह योजना बनाई कि मैं हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। भारत पर आक्रमण वो क्यों करना चाहता था, भारत पर ही आक्रमण उसने इतनी बार क्यों किए, इसके 2 मुख्य कारण थे दोस्तों। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला नंबर वो क्या था, वो सुबुक्तगीन का पुत्र था और वह अपने राज्य के लिए, अपने सैनिकों के लिए उसको लूटपाट करनी थी। और लूटपाट करके उसको अपने राज्य को समृद्ध बनाना था, उसका खर्चा चलाना था। ये बात समझ लिए, उसका पहला उद्देश्य क्या था, लूटपाट करना। लूटपाट करके वहाँ से जो भी धन दौलत मिलेगी उसको अपने सैनिकों का पेट भरना और अपनी प्रजा का पेट भरना। ठीक है दोस्तों। और नंबर 2 उसका जो कारण था वो क्या था, उसका कारण था कि वो बुत परस्ती को नष्ट करना चाहता था। बुत परस्ती को नष्ट करना चाहता था। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जो इस्लाम धर्म है, आपको पता होगा मूर्ति पूजा करना इस्लाम धर्म में टोटली बैन है। तो हम क्या समझते हैं कि एक कारण तो था लूटपाट करना, दूसरा कारण था उसका मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती को खत्म करना।
और यह लूटपाट करने का आइडिया उसको कहाँ से आया? क्योंकि उसको पता था कि एक समय में उसके पिता सुबुक्तगीन ने राजा जयपाल पर हमला किया था और वहाँ से अच्छी धन दौलत उसको मिल गई थी। अब ये आइडिया लगा रहा था कि अगर उस समय वहाँ से धन दौलत मिली थी तो अब भी मेरे को वहाँ से धन दौलत या कुछ और चीज़ें वहाँ से मेरे को मिल जाएंगी। तो वहाँ से उसको आइडिया मिला था कि भारत में काफ़ी धन दौलत मिल जाएगी। भारत एक अच्छा खासा देश है जहाँ पर अच्छी खासी दौलत उसको मिल जाने के पूरे चांस दिखे थे। ठीक है दोस्तों, और वो क्या था? एक और कारण उसका बता देता हूँ मैं कि वो अपनी सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता था। सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता था कैसे? उसका एक सपना था, वो चाहता था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। अपने इस ख्वाब को, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए भी उसने भारत को चुना। ठीक है, और एक बार इसको रब करके ना फिर अपन करते हैं आगे स्टार्ट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं महमूद ऑफ गजनवी को हम पढ़ रहे हैं। एक बार अगर आपने सुना हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार अफ़गानिस्तान गए थे, और अफ़गानिस्तान जब वो गए अपने एक भाषण वो दे रहे थे, तब मैं उनकी ये बात मैंने सुनी। वो बता रहे थे कि जब मैं अफ़गानिस्तान गया तो वहाँ के पीएम को मैंने कहा कि जी मैं गजनी जाना चाहता हूँ। और वहाँ के पीएम उनको कहते हैं जी गजनी क्यों जाना चाहते हो आप? गजनी में ऐसा क्या है? अब वो कहते हैं कि मैं उनको बता नहीं सकता था, मैं गजनी में गया। ये बात कौन कह रहा है? ये हमारे एक्स पीएम जो थे हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर सिर्फ धूल उड़ रही थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ खास नहीं था। और एक बंदा वहाँ से आया महमूद ऑफ गजनी, भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटा। आपको यह घटना बताऊंगा कैसे घटित हुई थी, और इसकी जो इससे जुड़े जो सारे फैक्टर समझाऊंगा। बेसिकली उन्होंने वहाँ जाके देखा कि गजनी में कुछ भी खास नहीं था, कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है गजनी। उस समय वो वहाँ की राजधानी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो हमने उसके कारणों को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि महमूद ऑफ गजनी के सफल आक्रमण होने के कारण कि महमूद ऑफ गजनी ने जितने भी अटैक किए 17 बार हमला किया, और 17 बार में से एक बार भी वो पराजित नहीं हुआ। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से महमूद ऑफ गजनी एक बार भी पराजित नहीं हुआ? तो जो सबसे पहला कारण मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि जो सबसे पहला कारण था, यहाँ के जो राजा थे, भारत के जो राजा थे, उन्होंने अपनी आर्मी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि भारत तो आपको पता है ज्योग्राफिकली ऐसा कवर्ड था कि वहाँ पे इन्वेड नहीं किया जा सकता था वहाँ पे इन्वेड नहीं किया जा सकता था, और राजाओं को अपनी आर्मी बिल्ड करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। यहाँ के राजा थे वो भगवानों में बहुत विश्वास करते थे, बहुत धार्मिक थे। उन्होंने अपना प्राइमरी फोकस कहाँ रखा? प्राइमरी फोकस उन्होंने अपना रखा अपनी जनता के ऊपर, और उस जनता की श्रद्धा के ऊपर, उसकी आस्था के ऊपर, और मंदिरों पर उन्होंने अपना फोकस रखा। उनका ऐसा मानना था कि मंदिर हमारी एक तरह से मंदिरों को बिल्ड कर रहे थे वो, और वहाँ पे अपनी जो जमा पूंजी थी वहाँ पे वो बैंक की तरह उसको इकट्ठा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने जितने भी उसमें बेनिफिट होते थे, जो उसमें अपने चाहे उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, यानी कि बिजनेसेस में जो बिजनेस करता था एक स्टेट, उसमें जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा था उसका जो एक लार्ज हिस्सा था वो कहाँ जा रहा था? मंदिरों की तरफ जा रहा था। ठीक है दोस्तों, और सेना पे फोकस उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनके आपस में युद्ध थे, वो आपस में लड़ते थे और अपने डिस्प्यूट को सेटल्स कर लेते थे। बाहरी आक्रमण कभी हुआ नहीं। लेकिन जब महमूद ऑफ गजनी के आक्रमण हुए, वो इस लेवल का अटैक था कि वहाँ की जो अपने भारत की छोटे छोटे रियासतों में जो बटा हुआ भारत था,
एक रियासत की सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई। ठीक है, पहला कारण समझे कि अपने सेना पर फोकस नहीं किया राजाओं ने। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि वो उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। जब एक के ऊपर आक्रमण कर दिया ना तो दूसरा सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ क्यों लगूं, कल को तो मेरे साथ लड़ाई कर रखी थी इसने। लेकिन यही तो कारण था। अब उनको ये सोचना चाहिए था कि ये तो बाहर का बंदा है, आउट ऑफ इंडिया है, इसको तो हम लड़के बाहर भगाएं। ऐसा नहीं हुआ और महमूद ऑफ गजनी बार बार करके हर एक राजा को पछाड़ता गया और उसने जिस भी राज्य पे, जिस भी मंदिर पे, जिस भी राजा के साथ उसने युद्ध लड़ा, सबको वो ऐसे कत्लेआम करता चला। लासूस के ऊपर से चढ़ा था महमूद ऑफ गजनी। ठीक है दोस्तों, सफल आक्रमण होने के कारण मैंने आपको बताए। एक और कारण मैं आपको इसमें बताता हूं, क्या था कि जो अपना पंजाब और सिंध का एरिया था, सिर्फ इस पे इसने अपना राज सेटल करके छोड़ दिया था। पंजाब और सिंध के एरिया पर इसने अपना राज सेटल करके छोड़ दिया था एज अ गेट, कि इसको वो गेट की तरह यूज कर रहा था भारत में अंदर आने के लिए। जब तक पंजाब और सिंध पर अच्छे राजा थे, अच्छे राजा कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, उनके पास बाहरी ताकतों से लड़ने की शक्ति थी, जब तक वो वहाँ डटे हुए थे तब तक तो कोई एंटर नहीं कर पाया। जैसे ही उस गेट को तोड़ा, जैसे ही यानी कि पंजाब और सिंध को की राजों को हराया और अंदर घुसा, अंदर वालों ने तो बाहर वालों को कभी देखा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, और उसका मुकाबला कैसे ही कर पाते वो। ठीक है दोस्तों, तो ये कारण थे महमूद ऑफ गजनी के सक्सेसफुल अटैक्स के। ठीक है, तो मैं कुछ उसके मेन जो उसने अटैक किए मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं महमूद ऑफ गजनी द्वारा किए गए कुछ मेन इन्वेजन्स की, आक्रमण की। उसने मेन इन्वेजन्स कहाँ किए। सबसे पहला जो आक्रमण था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, राजा जयपाल उसकी नज़र में था। सबसे पहला ही आक्रमण उसने किसके ऊपर किया? राजा जयपाल पे किया, और पेशावर का पहला युद्ध लड़ा गया। पेशावर राजा जयपाल की राजधानी थी, वहाँ का उस राज्य का नाम ही पेशावर था। ठीक है दोस्तों, और इसको कहते हैं पेशावर का पहला युद्ध। और इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, नो रिजल्ट, ड्रा मैच ड्रा हुआ ये। ठीक है, अब ये मैच ड्रा होने के बाद, इस युद्ध के कोई भी नतीजे न निकलने के बाद क्या होता है कि वह पेशावर पर दोबारा हमला करता है। पेशावर की दूसरा युद्ध होता है, पेशावर का दूसरा युद्ध राजा जयपाल के साथ ही उसका होता है, और उस युद्ध में महमूद ऑफ गजनी जीत जाता है, और जीतने के बाद वह राजा जयपाल को कैद कर लेता है। कैद करके उसको पकड़ के राजा जयपाल को वह उसके ऊपर व्यंग कसता है और उसकी बेइज्जती कर देता है, कसीदे पढ़ता है, ऐसे मतलब उसको कमेंट्स पास करता है और उसको कमेंट पास करके ऐसे छोड़ देता है। ठीक है, इससे राजा जयपाल अंदर से बहुत ही हताश हुए, टूट गए और इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अपनी जान ही दे दी, आत्महत्या कर ली। ऐसा बताते हैं हिस्टोरियंस कि इस घटना के बाद राजा जयपाल आग में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरा जो अटैक मुल्तान पे किया, मुल्तान फिलहाल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और हमारे वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, काम की ना हो तो छोड़ देना। मुल्तान पर आक्रमण किया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक बात और याद आ गई मेरे को जो बतानी ज़रूरी थी कि ये सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, आपको शिया और सुन्नी दो तरह के मुसलमान पता होंगे। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बता दिया था। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। सुन्नी मुस्लिम था, और जो यह मुल्तान पर जो राजा उस समय राज कर रहा था वो भी एक मुस्लिम रूलर था, लेकिन वो कौन सा मुसलमान था? वो एक शिया मुसलमान था। उसने शिया मुसलमान पर हमला किया और उसको हरा दिया और मुल्तान को लूटा उसने उस समय में। कब? 1006 में। ठीक है, 1007 में बठिंडा के राजा सुखपाल पर उसने आक्रमण किया। इसके बाद क्या होता है?
पंजाब में स्थित नागरकोट मंदिर पर हमला करके नागरकोट मंदिर को उसने लूटा। इसके बाद क्या हुआ, देखो इतनी स्टोरी जब जा चुकी थी, यहां तक होने के बाद जो हमारे राजा जयपाल थे, इनके बेटे थे कौन, आनंदपाल। आनंदपाल ने यह ठान लिया था कि महमूद ऑफ गजनी को हराना ही हराना है, इसको भारत से भगाना है या इसको यहीं मार देना है। ठीक है, इससे मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि आनंदपाल ने क्या किया, जब यह मुल्तान पर हमला किया, इसने किसने, महमूद ऑफ गजनी ने जब मुल्तान पर हमला किया तो साथ में ही आनंदपाल ने भी किसके ऊपर हमला कर दिया था, महमूद ऑफ गजनी के ऊपर साथ में ही आनंदपाल ने भी हमला कर दिया था। लेकिन उस हमले में आनंदपाल जीत नहीं पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1013 में इस युद्ध से पहले आनंदपाल एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन्होंने अपनी कमी समझ ली थी, उन्होंने समझ लिया था कि हम युद्ध क्यों हार रहे हैं। उन्होंने यह देखा कि इंडिविजुअल अगर राजा अकेला राजा लड़ेगा तो हार जाएगा। उसने राजाओं का समूह बनाया, कई राजाओं को इकट्ठा किया और बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर उसने कहा राजाओं को कि हम एक साथ इससे लड़ते हैं तो इसको परास्त कर देंगे। वो बहुत सारे राजाओं को और बहुत सारी सेनाओं को इकट्ठा करके महमूद ऑफ गजनी के साथ युद्ध में उतरा। लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि महमूद ऑफ गजनी वह युद्ध, वह लड़ाई हारते हारते हुए भी जीत गया और आनंदपाल जीत कर भी हार गया। क्या हुआ, उसका जो मेन कारण था युद्ध हारने का वो था कि जो आनंदपाल था और जो अन्य राजा थे और वो पूरी सेना ही जो जिस जानवर का मुख्य रूप से सवारी के लिए यूज कर रहे थे वो था हाथी। हाथी पे वो सवारी कर रहे थे और जो हमारा ये था महमूद ऑफ गजनी था, ये अपने साथ लेकर आया था अरब के घोड़े, अरबी घोड़े, जो एक परफेक्ट घोड़ा है, एक प्योर किस्म है, सबसे बेस्ट माने जाते हैं अरबी घोड़े रेस के लिए भी। ठीक है, तो वो उनके मुकाबले बहुत तेज दौड़ रहे थे। एक समय ऐसा हुआ कि जब आनंदपाल का हाथी आगे की तरफ बढ़ रहा था तो बहुत सारे शोर शराबे के कारण उस युद्ध में वो हाथी पीछे की तरफ हटने लगा। और इस युद्ध को लड़ने के लिए वहाँ की प्रजा का भी बहुत रोल था। आनंदपाल की प्रजा ने भी इसमें बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाया। महिलाओं ने अपने गहने उतार के बेचे और उसको आनंदपाल को फाइनेंशियली मदद की। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर पैसा दिया आनंदपाल को कि यह कुछ भी करो, इस महमूद ऑफ गजनी को भारत से भगाओ। इस युद्ध में जब आनंदपाल का हाथी पीछे की तरफ हटने लगा तो इधर वाले सैनिकों को, यानी कि आनंदपाल के सैनिकों को ये लगा कि हमारा राजा भागने लगा है मैदान से, और उनके अंदर एक हड़बड़ाहट पैदा होगी। और दूसरी तरफ के यानी कि महमूद ऑफ गजनी के सैनिकों ने यह पाया कि इनका राजा ही भाग गया, अब तो इनको छोड़ देंगे ही क्या। उस समय पूरा का पूरा हालात बदल गया, पासा पलट गया और महमूद ऑफ गजनी ने एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के मारा, हर एक राजा को पकड़ पकड़ के मारा, एक कत्लेआम किया महमूद ऑफ गजनी ने। यह बात है 1013 AD की। ठीक है, आनंदपाल को इसने हराया और हार का मुख्य कारण क्या रहा, हाथी। मान ही लेते हैं कि ये सत्य बात है कि हाथी एक वार एनिमल है। ठीक है, वार एलिफेंट हम इसको बोलते हैं, लेकिन यही हार का मुख्य कारण रहा। किसकी हार का, आनंदपाल की हार का। 1014 AD में हरियाणा के थानेसर, कहाँ है थानेसर, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर के भी कहाँ आक्रमण किया, एक स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव के मंदिर पर अटैक किया महमूद ऑफ गजनी ने, महमूद गजनवी ने, और यहाँ आकर स्थानेश्वर मंदिर को लूटा उसने। और यहाँ पे एक मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी, चक्रस्वामी की, चक्रस्वामी की मूर्ति थी। आप टेंशन ना लीजिए, आपको नोट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसके टोटली जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स,
आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, सब पूरा का पूरा उसमें कवर रहेगा, ठीक है। चक्रस्वामी की मूर्ति को उसने खंडित किया, चक्रस्वामी की मूर्ति को खंडित कर दिया उसने। चक्रस्वामी, अगर आपसे एग्जामिनर कभी पूछ ले, MCQ कभी आ जाए कि महमूद ऑफ गजनी ने हरियाणा के थानेश्वर के मंदिर में किस भगवान की मूर्ति को खंडित किया, अगर आप मंदिर का नाम वो पूरा दे देगा ना, वो यहाँ एक टर्म है महादेव, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे महादेव का मंदिर है तो बेसिकली इस मंदिर के अंदर महादेव की मूर्ति होगी जिसको उसने खंडित कर दिया हुआ, लेकिन नहीं, उसने खंडित किया था चक्रस्वामी की मूर्ति को। चक्रस्वामी यानी कि चक्रधारी, चक्रधारी कौन थे? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की मूर्ति का उसने खंडन किया था, खंडित कर दिया था श्री कृष्ण की मूर्ति को, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना। 1018 में मथुरा पर आक्रमण करता है, मथुरा पर आक्रमण करता है। मथुरा उस समय इतना सुंदर राज्य था, इतना सुंदर प्रदेश था, वहां पर इतने मंदिर थे, करीब करीब इसने 1000 मंदिरों को तुड़वा दिया। अगर कभी आप जाओगे किसी टूरिस्ट प्लेस पे, जयपुर आप जाना या किसी और म्यूजियम में जाना, जो हमारे ओल्ड स्टैचूज आप देखोगे वहाँ पे, हमारी संस्कृति को जब आप वहाँ पे देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारे स्टैचूज टूटे हुए हैं, और मेल नहीं, उनके फेस टूटे हुए हैं, उनके चेहरों को जो तोड़ा वो उसमें सबसे मेन रोल था इस बंदे का, महमूद ऑफ गजनी का। और बाद में जितने भी इस्लामिक शासक आए, जितने भी एम्पायर्स यहाँ मुस्लिम एम्पायर्स बिल्ड हुए, सब ने मूर्ति परस्त क्या किया, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, ठीक है। और 1018 में मथुरा पर आक्रमण करके 1000 मंदिरों को तोड़ा दोस्तों, 1000 मंदिरों को तोड़ा उसने। और महमूद ऑफ गजनी खुद यह कहता है, एक जगह वो खुद कहता है कि मथुरा, उसको बखान करता है, वो कहता है कि मथुरा इतना सुंदर देश था, इतना बढ़िया था, ठीक है, और जिसको उसने तोड़ा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला, मैं आपको जो ये लास्ट वाला है, इसके बाद भी इसका इन्वेजन हुआ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। 1025 में सोमनाथ मंदिर को पर आक्रमण है, इसका जिक्र आपको बहुत सारी जगह मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो था 1025 AD में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ है आज के टाइम में हम देखेंगे, उस समय भी देखेंगे, तो गुजरात के अंदर है सोमनाथ मंदिर। और आपको पता है सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। उस समय वहां पर राज कर रहा था, वहां का राजा कौन हुआ करता था? वहां पर राज कर रहा था भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट वहां पर राज कर रहा था, भीम फर्स्ट वहां पर राज कर रहा था। तो आप ये बात आसानी से समझ सकते हो कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया होगा? भीम फर्स्ट ने करवाया। और सोमनाथ मंदिर उस समय लकड़ी का होता था, लकड़ी का होता था, और अंदर भगवान शिव की सोने की मूर्ति थी। तो यह व्यक्ति महमूद ऑफ गजनी सोमनाथ मंदिर पर गया, उसने मंदिर को तोड़ा और भगवान शिव की मूर्ति को उखाड़ लाया। क्योंकि वो सोने की थी, वो मूर्ति को उखाड़ के वहाँ से अपने साथ ले गया। और वहाँ का जो गेट था वो भी सोने का था, उसने उसको गेट को भी उखाड़ लिया, सोने गेट को उखाड़ लिया, सोने की मूर्ति को उखाड़ लिया। और जो भी उसके अंदर जो भी धन संपदा थी, जो भी सोने की चीज़ें उसके साथ थी, या जो भी था उसके अंदर प्रॉपर्टी थी, वो सब को उखाड़ के उस अपने साथ ले गया। और जब ये साथ लेके जा रहा था, तो ये कहाँ जा रहा था? गजनी वापस जा रहा था बेसिकली, जो आज के टाइम में अफगानिस्तान में है। तो इसको क्रॉस करना था राजस्थान से। राजस्थान में यह टकर गया किससे? जाटों से। जाट कम्युनिटी से इसकी भिड़ंत हुई, और जाट कम्युनिटी से युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ कि जाटों ने वह जो गेट था वह इससे वापस लूट लिया। वापस लूट लिया किसने? जाटों ने, ठीक है दोस्तों। और यह भगवान सिर्फ शिव की मूर्ति के साथ चला गया अपने शहर गजनी। गजनी में इसके स्वागत हो रहे हैं, अलग ही लेवल के स्वागत हो रहे हैं इसके, कि आओ भी आओ, इसको फूल मालाएं पहना रहे हैं, ठीक है। उनके नज़रिए से अगर हम देखें महमूद ऑफ गजनी को, तो उनके लिए तो वो बेस्ट था, बिकॉज उनके लिए तो वो हर बार आता था तो कितनी दौलत लेके आता था, कितनी धन संपदाएं लेके आता था, ठीक है।
और वो बुत परस्ती को ख़त्म कर रहा था एज पर इस्लामिक चीज़ के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो बुत परस्ती को ख़त्म कर रहा था। वहाँ के लोग भी सारे इस्लामिक थे, तो उनके हिसाब से तो वो तो ग्रेट था, वो बहुत अच्छा राजा उसको मानते थे वो, क्योंकि उनके लिए तो वो धन लेके आ रहा था, हर बार कुछ ना कुछ लेके आता था। ठीक है, वहाँ के लोगों ने उसको क्या बताया है, एक अच्छा शासक बताया है। और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि वो एक गुड गवर्नेंस चलाता था, अच्छी राज चलाता था, और वो इंसाफ करता था। ठीक है, इंसाफ देता था लोगों को, ऐसा उन लोगों का मानना है। लेकिन हिंदुओं पर उसने ब्रुअलिटी की, बहुत अत्याचार किए, और इनटॉलरेंस था, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था हिंदुओं को। ठीक है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, भीम फर्स्ट ने बनवाया था। भीम फर्स्ट उसी समय भीम फर्स्ट ही वहाँ राज कर रहा था, और वो जाके टकर गया किनसे, जाटों से टकर गया। जाटों ने उनसे वो जो सोने का गेट था उससे वापस लूट लिया, और वो चला गया वापस अपने शहर गजनी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, कईयों में तो ये लिखा है कि 1027 में उसने फिर अटैक किया, और वो अटैक का किसके ऊपर किया, जाटों के ऊपर किया। जाटों के ऊपर अटैक करके, क्यों जाटों पे अटैक किया, क्योंकि जाट उसकी आंख में चुभ गए थे, जिन्होंने उसके ऊपर काउंटर अटैक किया था, और जाटों पर आता है वो 1027 AD में। ठीक है दोस्तों, ये कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह नहीं लिखा हुआ, आप थोड़ा सा सर्च कर लेना इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता रहा हूँ कि 1027 पे वो जाट कम्युनिटी पे अटैक करता है, बिकॉज वो जाट कम्युनिटी से हार गया था। हार तो नहीं गया था, क्योंकि जाट कम्युनिटी ने उसका एक जो गेट था सोने का, अच्छी वेल्थ वहाँ से उससे वापस छीन ली थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, अब इतने सारे पंगे इसने किए, हिंदुओं के साथ इतने पंगे किए इसने। अब भारत में तो पंगे थे, और उस साइड उसकी कंट्री में पंगे छिड़ गए थे। तो 1030 में उस इंटरनल बैटल्स के दौरान ही इसकी डेथ हो जाती है। 1030 में कैसे डेथ हुई, इसकी डेथ के भी सारा एग्जैक्टली क्या हुआ था, जब ये लड़ाइयाँ चल रही थी ना, इसको साथ में क्या हो गया था, इसको साथ में हो गया था मलेरिया। युद्ध के टाइम इसको मलेरिया हो गया, और इन जनाब को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया की बीमारी बढ़ती 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 क्या हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया इसको, टीबी हो गया इसको। ठीक है, अब इस बंदे को टीबी हो गया है, पहले मलेरिया हुआ, और ये मलेरिया ठीक नहीं हुआ, तड़पता रहा, फिर इसको क्या हुआ, टीबी हो गया। मलेरिया से टीबी बन गई, और टीबी से इसकी डेथ हो गई। अब ऐसे मरा ये। ठीक है, एक वीर की मौत भी नहीं मर पाया। वीर तो की मौत तो वही मरता है ना जो कि किसी युद्ध में उसकी डेथ हो। इसकी 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एक बात और दोस्तों, यह वो बंदा था जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया। सुल्तान का पद जो देते थे वो थे खलीफा। आपको पता है खलीफा कौन है? खलीफाओं के द्वारा एक पदवी दी जाती थी किसी राजा को कि भाई तू सुल्तान है। एक तो इसने खुद को सुल्तान घोषित किया, और दूसरा इसने खुद को गाजी घोषित किया। गाजी कौन होता है? गाजी होता है जो गैर मुसलमानों यानी कि काफिरों को खत्म करे, काफिरों को मारने वाला होता है गाजी। ठीक है, तो इसने खुद को इसने अपने खुद को ही दो नामों से नवाज दिया। सुल्तान ये बन गया और ये गाजी बन गया, दो उसने अपने पदवी दे ली खुद को ही, ऐसा था ये। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे पढ़ते हैं किसको, कि इसके टाइम में कुछ लेखक भी हुए। हम लेखकों को देख लेते हैं, वो लेखक कौन थे और वो क्या लिखते हैं। महमूद ऑफ गजनी के टाइम पर कुछ प्रसिद्ध लेखक भी हुए, जिनमें सबसे अहम नाम आता है अल-बेरूनी का। अल-बेरूनी ने अपनी तहकीक ए हिंद यानी कि किताब उल हिंद नामक एक बुक लिखी। उसमें वो बुक लिखते हैं और ये बुक इनकी काफ़ी फेमस रही। ठीक है दोस्तों, अल-बेरूनी काफ़ी फेमस रहे उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, फिरदौसी हुए, उन्होंने शाहनामा लिखी। नंबर 3 पे उतबी हुए, और उतबी ने एक चंचनामा बुक का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, एक वे जो लेखक थे उनका नाम था वैहाकी। वैहाकी लिखते हैं तारिक ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन थे? सुबुक्तगीन थे इसके फादर।
महमूद ऑफ गजनी के फादर थे सुबुक्तगीन, और तारीख हिंद में सुबुक्तगीन की जीवनी की गाथा है, वो जीवन बताते हैं सुबुक्तगीन का जीवन कैसा था, और सुबुक्तगीन के जीवन के ऊपर ये तारीख हिंद की नामक किताब लिखी गई है। सब कुछ हमने लगभग कवर कर लिया है, और इसके बाद हम कवर करते हैं दोस्तों क्या, रिजल्ट्स के जो आक्रमण हुए हैं भारत पर, उन आक्रमणों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या रिजल्ट निकला। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इस तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी थॉट है इस चैनल के बारे में, कोई राय है, आप अपना कोई और मैसेज शेयर हमारे साथ करना चाहते हो, हमें कुछ बताना चाहते हो, अपनी राय लिखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है दोस्तों, आप उसका यूज़ कीजिए और कमेंट अपने कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। हम बात करें रिजल्ट्स की, ठीक है। सबसे पहला जो रिजल्ट था वो क्या हुआ कि हमारा सिंध पंजाब का जो एरिया था वो वीक पड़ गया। उसके वीक पड़ने से क्या होता है कि बाहरी लोगों का आगमन शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हुआ, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक है, मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी वेल्थ लूटी गई, हमें फाइनेंशियली नुकसान हुए उस वजह से, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी ने और क्या किया कि लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए, धक्के से धर्म परिवर्तन उसने करवाया। और क्या चीज़ें हुई, महमूद ऑफ गजनी ने भारत में आके इस्लाम की स्थापना करी। मूर्ति परस्ती उसने उस मूर्ति परस्ती को नष्ट किया, ठीक है। इस वजह से उसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। बुद्ध परस्ती को उसने नष्ट किया, उसे इस वजह से उसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ कारण रहे, ये उसके रिजल्ट रहे कि, और इन सब से मिलकर एक और रिजल्ट निकला, क्या निकला कि भारत में जो राजा थे उनके बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, वो आपस में ही एक दूसरे को दोष देते रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे रिजल्ट थे इसके। ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ेंगे किसको, मोहम्मद गोरी को। इसके बाद आएगा कौन, दूसरा तुर्किश आक्रमण होगा भारत के ऊपर, कौन सा, मोहम्मद गोरी करेगा, गौर वंश का वो होगा, और वो कहाँ से आएगा, वो भी आएगा गजनी से, यानी कि इसी का सक्सेसर वो होगा, और भारत में आके उसकी भिड़ंत होगी किससे, पृथ्वीराज चौहान से। उनकी अलग ही एक कहानी है, अलग ही लेवल की कहानी है, आपको बहुत मजा आएगा वो कहानी सुन के। उम्मीद आपको इस कहानी में भी मजा आएगा दोस्तों। जल्द ही मिलूंगा आपसे दोस्तों अगली वीडियो लेके, और वो वीडियो होगी किसके ऊपर, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर वीडियो होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम पूरा कवर करेंगे।